महीने का अंत और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भाग दौड़, है ना? डेडलाइंस, रिपोर्ट्स, सब कुछ एक साथ। पर क्या हो अगर इस पूरे केओस को कंट्रोल में लाया जा सके? जी हाँ, एक सीधी साधी स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट से। आज हम इसी पर बात करेंगे और महीने के अंत के इस तनाव को हमेशा के लिए दूर करने का तरीका समझेंगे। हाँ, ये सवाल शायद हर अकाउंटिंग टीम खुद से पूछती है। डेडलाइंस का प्रेशर, रिपोर्ट्स की टेंशन और ना जाने कितनी सारी एंट्रीज, ये तनाव बहुत असली हैं। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? इसे मैनेज किया जा सकता है। इसका जवाब छिपा है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले बुनियाद, यानी कैश और बैंक को पक्का करेंगे। इसके बाद हम बिजनेस के दिल की धड़कन, मतलब सेल्स और परचेज को देखेंगे। फिर आएंगे खर्चे, वेतन और टैक्स, मतलब जो भी देनदारियां हैं। उसके बाद कंपनी के पास जो संपत्ति है उसका सही मूल्यांकन करेंगे। और आखिर में सब कुछ फाइनल चेक करके रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। कहते हैं ना, किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अकाउंटिंग का भी बिल्कुल यही हिसाब है। और इसकी नींव क्या है? कैश और बैंक का सही हिसाब। अगर यहाँ जरा सी भी चूक हुई ना, तो समझ लीजिए पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट की इमारत डगमगा सकती है। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए हमारे पास एक सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, हाथ में जो कैश है उसे किताबों से मिलाइए, बिल्कुल सीधा। स्टेप 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस बनाइए। ये एक तरह का जादुई दस्तावेज है जो आपकी किताबों और बैंक के स्टेटमेंट के बीच के हर छोटे बड़े अंतर को पकड़ लेता है। और स्टेप 3, उन पेंडिंग चेकों और डिपॉजिट्स पर नजर डालिए जो कहीं बीच में अटके हुए हैं। जरा सोचिए, ये 3 कदम आपको आगे होने वाली कितनी ही गलतियों और सिरदर्द से बचा लेते हैं। ठीक है, तो हमारी नींव अब पक्की हो गई है। कैश और बैंक का हिसाब किताब दुरुस्त है। अब बारी है बिजनेस के फ्लो को समझने की, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बात करते हैं बिक्री और खरीद की। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू। एक तरफ है सेल्स, जहां हमें पक्का करना है कि हर एक इनवॉइस सिस्टम में चढ़ गया हो, किससे कितना पैसा लेना है ये बिल्कुल साफ हो। और दूसरी तरफ है परचेजेस, जहां ये देखना है कि हर खरीद का बिल दर्ज हो चुका है, हमें किसे कितना चुकाना है इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब बॉटम लाइन ये है कि एक भी लेन देन हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। अभी एजिंग रिव्यू क्या चीज है? ये आप कह सकते हैं एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे है। ये रिपोर्ट साफ साफ दिखाती है कि कौन सा बिल कितने दिनों से या कहूं कि महीनों से अटका पड़ा है। इससे सिर्फ कैश फ्लो मैनेज करने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि ये उन बैड डेट्स यानी डूबते हुए पैसों के लिए एक रेड अलर्ट की तरह काम करता है। चाहे देनदार हो या लेनदार, ये दोनों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाता ही तो नहीं है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ देनदारियां। अब हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। वो पैसा जो वेंडर्स को देना है, कर्मचारियों को देना है और हाँ, सरकार को भी। इनका सही हिसाब रखना ये बेहद जरूरी है। इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले खर्चे। हमें ये पक्का करना है कि किराया, बिजली, सैलरी जैसे सभी खर्चे बुक हो गए हो, भले ही उनका पेमेंट अभी न हुआ हो। फिर आता है पेरोल। इसमें सिर्फ सैलरी नहीं आती, बल्कि पीएफ, ईएफआईसी और सैलरी पर टीडीएस जैसी सारी लायबिलिटीज भी शामिल हैं। और आखिर में सबसे जरूरी टैक्स, जीएसटी और टीडीएस का रिकंसिलिएशन। इसमें तो 1 रुपए की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने देनदारियों की बात कर ली। अब तराजू के दूसरे पड़ले पर आते हैं, यानी संपत्ति। अब इस पर ध्यान देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस जो ओन करता है उसकी सही कीमत क्या है। मोटे तौर पर बिजनेस की संपत्ति को हम 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है इन्वेंट्री, या जिसे हम स्टॉक कहते हैं, मतलब वो सारा माल जो बिकने के लिए तैयार है। और दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स, यानी वो मजबूत संपत्तियां जैसे कि मशीनें, बिल्डिंग, कंप्यूटर, जो बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं। अब यहाँ हमें क्या क्या जांचना है। इन्वेंट्री की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखो कि महीने के आखिर में कितना स्टॉक बचा है। फिर उसकी कीमत किस मेथड से लगाई गई है। और हाँ, ये भी देखना जरूरी है कि कहीं कोई स्टॉक पुराना या खराब तो नहीं हो गया। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स पर। अगर कोई नया एसेट खरीदा है तो उसे कैपिटलाइज करो। हर महीने उसकी कीमत में जो गिरावट आती है, यानी डेप्रिसिएशन,
उसकी एंट्री पास करो और सबसे जरूरी एसेट रजिस्टर को हमेशा अप टू डेट रखो। चलिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। यह है हमारा फाइनल चेक पॉइंट, एक मास्टर रिव्यू जहां हम सब कुछ एक आखिरी बार जांचते हैं ताकि हमारी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट हों। और इस फाइनल रिव्यू का हीरो है ट्रायल बैलेंस। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं या नहीं, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल। फिर हम किसी भी अनयूजुअल बैलेंस पर नजर डालते हैं, कुछ अजीब दिख रहा है, हो सकता है कोई गलती हो। और आखिर में नेगेटिव बैलेंस की जांच करते हैं, जो अक्सर किसी गलत एंट्री की तरफ इशारा करते हैं। तो इस पूरी मेहनत का आखिर में मिलता क्या है? नतीजा है ये 3 दमदार रिपोर्ट्स। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो बताता है कि महीने में फायदा हुआ या नुकसान। दूसरा, बैलेंस शीट का ड्राफ्ट, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की तस्वीर दिखाता है। और तीसरा, MIS रिपोर्ट्स, जो मैनेजमेंट को जरूरी फैसले लेने में मदद करती हैं। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये बिजनेस के फ्यूचर का रोड मैप है। बस अब हम फिनिशिंग लाइन पर हैं। आखिरी कुछ कदम, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना, पिछले महीने के आंकड़ों से एक बार तुलना करके देखना कि सब कंसिस्टेंट है या नहीं, और फिर फाइनल अप्रूवल के साथ इस महीने की किताबों को क्लोज कर देना। डन। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि एक सिस्टमैटिक चेकलिस्ट महीने के अंत के केओस को कंट्रोल में बदल देती है। जो काम पहले सिरदर्द लगता था, वो एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है। केओस को कंट्रोल में लाया जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अपनी वित्तीय प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि याद रखिएगा, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। सोचने के लिए धन्यवाद।